राम राम जी। अ, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? जी। सब ठीक है? जी जी, आपकी आवाज सुनाई ठीक दे है। रही है। अच्छा। थोड़ा सा आप बताएंगे कि हमारे पास समय कितना है, मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। आ, समय की बातें हाँ, तो हो सकती दस, है बट हाँ 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जी हाँ हाँ, जी दस जी मिनट जी जी। तो आप मुझे बता दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, कहने बोलते बोलते बह जाते हैं बातों में, तो आप प्लीज बता दीजिएगा हमें और हम फिर जी रोक देंगे उसको। तो जी बस जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने का। और रिकी केज जी की बातें सुनी, बड़ा मजा आया, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। गोपाल आर्य जी की बातें सुनी, उनका जो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं भारतवर्ष में। ऐसे लोगों की अब बहुत 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 जरूरत है, क्योंकि अम, मुझे अब 44 साल हो गए हैं वृक्षों पर काम करते हुए। तो कहानी बस संक्षिप्त में इस तरह से शुरू होती है कि मैं अपनी नानी के साथ रहता था। इलाहाबाद में नारायणी आश्रम नाम की जगह है, सब लोग जानते होंगे, गंगा जी का किनारा है, वहां पर वो मंदिर में रहती थी। मेरे नाना दादा भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, और मेरे दादाजी सिरसा जिला में हरियाणा में, और बीकानेर जिला राजस्थान में, वहाँ पे उनका एग्रीकल्चर का काम था। तो मैं उनके साथ ऊंट ऊंट पे, उस वो रेतीला इलाका था, तो हम ऊंट पे बैठ के जाया करते थे उनके साथ। और मुझे बहुत सारी बातें सिखा करते थे। केमिकल फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, कैसे अ, अ, पानी का संरक्षण होना चाहिए। ये हम 6 साल की उम्र की बातें बता रहे हैं आपको। फादर आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं, ब्रिगेडियर हैं, पूना में सेटल्ड हैं वो। मैं पूना जाता रहता हूँ, वही मेरा एक तरीके से होम टाउन है। मेरी पैदाइश जो है चंडीगढ़ से। और एक बहुत अहम हिस्सा मेरा जो कॉलेज लाइफ का था वो मैं मेरा पंजाब में बीता। और पंजाब के तकरीबन हर जिले, हर गांव, हर तहसील में मैंने वृक्ष लगाए हैं और उसका आनंद लिया। फादर के होने के कारण एक बहुत बड़ी जो सुविधा उपलब्ध थी आर्मी में, फादर के होने के कारण, वो ट्रैवलिंग की थी उनकी। हर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद पोस्टिंग हो जाती थी। डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, आर्मी में बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर थे। तो उनके साथ ट्रैवलिंग करने का बहुत मौका मिला। नॉर्थ ईस्ट में मैं बहुत रहा, दीमापुर, नागालैंड, फिर गुजरात में हम रहे, फिर पूना में 2 पोस्टिंग्स हुई उनकी, पंजाब में हुई, जम्मू, श्रीनगर, फिर दानापुर। दानापुर पटना का कैंटोनमेंट एरिया है, बिहार। तो उस समय मैंने पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखा। और वो बहुत एनकरेज करते थे मुझे कि तुम जितना ट्रैवल कर सको उतना करो। और मैंने आधा भारत मैंने साइकिल पे ट्रैवल किया है, और बाकी आधा भारत जो है वो मैंने टू व्हीलर, मोटराइज टू व्हीलर, मतलब जिसको पहले जमाने में उसको लूना बोलते थे, फिर काइनेटिक होंडा आया, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर स्कूटर आया, फिर जैसे भी अब मैं एक एनफील्ड चलाता हूँ। तो 16,80,000 किलोमीटर लॉग इन किया हमने पूरे इंडिया में हाईवेज पे ट्रैवलिंग पे। तो ये ट्रैवल क्यों होता था? ट्रैवल इसलिए होता था कि कहानी यूं शुरू हुई कि 1976 में मैं एक स्कूल में पढ़ता था पूना में, और वो मिलिट्री का एरिया था, और फादर मेरे खिड़की मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। तो आवाज वहाँ एक काफी हमें कम है जी, थोड़ा आवाज ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ी ठीक हुई है जी। है आवाज ठीक है? हाँ, आप बता दीजिए अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप अ, हाँ। तो यूं हुआ कि हमारी एक टीचर थी, अध्यापिका थी, वो एक्चुअली श्रीलंका की थी, और वो जन्मी ही जंगलों में थी, वनवासिनी थी वो। और वो हमें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, एक मैं स्पाइसर स्कूल करके था पुणे में, वहां पर वो पढ़ाती थी। कक्षा जो थी वो चौथी थी। तो 4th ग्रेड में हम पढ़ते थे, क्लास टीचर थी हमारी। उन्होंने हमें बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज पे बहुत सारी कहानियां सुनाई। और उस समय क्या हो, हेलो, हाँ। और उस समय जो था कि बहुत लोग उस वक्त क्या था कि नई नई सड़कें बन रही थी। जब नई सड़क बनती है तो सबसे पहले वृक्ष को काटा जाता है। तो मैं अपनी नानी से, जो मेरे हमारे साथ ही रहती थी, मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहा करती थी, तो वो इलाहाबाद से आया करती थी। तो थोड़ा सा मम्मी को हेल्प करने के लिए
ताकि हम जब स्कूल से आते हैं हमारा होमवर्क कराने और वो, तो हम उनसे हमेशा पूछा करते थे, नानी ये इतने पुराने पुराने 100 साल के नीम, 100 साल के पीपल, ये कैसे, ये काट क्यों देते हैं, तो इसके बदले में लगाए नहीं जाते क्या? तो वहां पर जो जूनियर इंजीनियर काम कर रहे होते थे, वहां जो वर्क फोर्स होती थी हाईवेज पे, मैं उनको जाके पूछता था, बहुत छोटा था मैं उस समय, तो साइकिल पे बैठ के उनके पास जाता, अंकल आप ये पेड़ जो काट रहे हैं तो इनको दोबारा लगाओगे नहीं? तो वो कहते नहीं बेटा ये लग नहीं सकते। तो मैं कहता था इसके बदले में आप कहीं लगाओगे? तो कहते नहीं बेटा इसकी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है ना, ऊपर से कोई ऑर्डर है हमें। तो मैं देखता था कि पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, पेड़ों की संख्या। अब जैसे पूना का शहर था तो हमने देखा कि पूना बहुत ग्रीन शहर था उस समय, जब 1976 में बहुत ग्रीन था। अब तो खैर वहां पे अगर उस समय आप समझ लीजिए 70% ग्रीनरी थी, अब वहां पर सिर्फ केवल 8 या 9% ग्रीनरी है। ग्रीनरी खत्म हो गई है वहां की, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हुई, बिल्डिंग्स बहुत बनी, सड़कें बहुत बनी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी चीजें जैसे भी हुआ। खैर, तो 1976 में क्या हुआ कि ये टीचर भी आई हमारे लाइफ में, और इन्होंने एक चीज समझाई, ये पर्यावरण के ऊपर बहुत सारी बातें बताते थे। अब आप चौथी कक्षा के एक बच्चे को जब आप बात करेंगे तो उसका दिमाग जो होता है एक छोटे बच्चे का, वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आप उसमें जो भी भर देंगे वो भर जाएंगे, जो संस्कार होते हैं, आप कोई भी कुछ भी चीज आप भर सकते हैं बच्चे के मन में। तो वो इतनी बातें पर्यावरण के ऊपर करती थी, पहाड़ों के ऊपर करनी, जंगलों पे करनी, जानवरों पे, पक्षियों पे। कुल मिला के ये बात थी कि हम उनसे ये पूछते थे कि आप हमें इतनी चीजें हमें बताते हैं, इतनी चीजें बताते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप बता रहे हैं कि जैसे ऋषिकेश साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे अब हमारा सुंदरबंस भी जो है 20% पानी के नीचे चला गया है ना? वो आइलैंड्स तो कब जाएंगे, तब जाएंगे, लेकिन सुंदरबन का एरिया जो है, अगर आप पिछले 6 साल का मैपिंग कर लीजिए, सैटेलाइट मैपिंग कर लीजिए, मैं कल ही किसी के पास बैठा तो वो दिखा रहे थे, वो पीएचडी कर रहे हैं उस चीज पे, तो वो कह रहे थे कि 20% सुंदरबंस का एरिया जो है, हमारे मैंग्रोव जो है, वो इंडियन ओशन के अंदर वो चले गए हैं। तो इस ये जो बातें थी, जब मैम को हम पूछते थे, उनका नाम जैसे विलियम्स था, तो हम मैडम से पूछते थे, मैडम ये इसका सोल्यूशन क्या है? वो एक बात जो है बड़ी गजब की बोलती थी, कहती थी पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। और वो हमें पूरी कहानी पर पूरी बात बताती थी कि देखो, पहले हम लोग पेड़ों पे रहते थे, वृक्षों में रहते थे, फिर हम नीचे उतरे, हंटर गैदरर्स बने, फिर हमने छोटे छोटे कबीले बनाए, ट्राइब्स बनाई, फिर हमने नदियां ढूंढी, नदियों के पास जाके हमने झोपड़ी बनाई, हमने गांव बसाए, अपने टीले बसाए, वहां पर हमने बैठ के मतलब वहां शहर बसाया। तो एक बात जो प्रोमिनेंटली उभर कर आई, कि जब हम उनसे ये पूछते थे कि आप हमें ये बताइए कि मैं अभी केवल 10 साल का बच्चा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? तो उनका जो जवाब था वो बड़ा बहुत ही सरल, और वो मेरा मूल मंत्र बन गया पूरे जीवन का। उन्होंने कहा, बेटा कुछ मत करो, तुम एक काम जरूर कर सकते हो, और उसके लिए सरकारों की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें अपने माता पिता या अपने रिलेटिव्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, अपने दोस्तों की सपोर्ट नहीं होगी, अपने स्कूल की सपोर्ट नहीं होगी। तुम पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ, पेड़ों की, वृक्षों की संख्या को बढ़ाओ। अब 10 साल के बच्चे को आप इतनी बड़ी बात बोल देते हैं। तो वापस आके मैंने अपनी नानी को पूछा, दोपहर को वापस आए तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ मैडम तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर हमने अपने सुनील काका, हमारे वहां पर वो महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा के रहने वाले एक माली काका थे हमारे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी ये कहा। तो अल्टीमेटली बात ये हुई, 26 जनवरी 1977 को, 26 जनवरी 1977 को मेरी नानी ने हमें 4 आने दिए। उन्होंने कहा, सुनील काका के साथ जाके तुम जाके नर्सरी से 9, मतलब 10 पेड़ ले आओ। उस 4 आने में 9 पेड़ थे, उसमें से 2 पीपल थे, 2 जामुन के थे, 2 बड़के थे, इस तरह से 9 वृक्ष थे। वो मैंने रेंज हिल्स रोड पे किरकी कैंटोनमेंट में पुणे में लगाए 26 जनवरी 1977 को।
दोपहर को 3 बजे। आज भी वो 9 के 9 पेड़ जो हैं वहीं के वहीं खड़े, सब 44 साल के हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, नानी ने कहा, कहते देखो बेटा, अगर तुम पौधा लगाओगे, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने के लिए है और मैं सारे पर्यावरण प्रेमियों को ये मेरा मैसेज है। वो उन्होंने एक बात कही कि अगर तुम सैपलिंग को ऐसे ही लगाओगे तो बेटा देखना बहुत पाप चढ़ेगा, अगर वो मर गया तो तुम अपने कर्म बांधोगे और ना जाने कितने जन्मों तक तुम्हें इसका पाप झेलना पड़ेगा। वो बात बैठ गई दिमाग में कि किसी पौधे को मरने नहीं देना। तो पूरी जान लगा के, आप यकीन मानिए, मैं उस जमाने में भी रात को 11-11 बजे जाके पानी डालता था पौधों में। माली काका ने हमें सिखाया खाद कैसे। उन्होंने एक बहुत अच्छी खुरपी बनवा के दी हमें लोहार से कि नहीं बेटा इस तरह से है। वो गांव के रहने वाले थे, बहुत प्यारे माली थे हमारे, उनके अपनी खेती बाड़ी थी। तो उन्होंने हमें सब सिखाया कि खुरपी इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे शोल्डर मूवमेंट होती है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, मिट्टी, कौन सी मिट्टी में क्या चीज उगती है, पानी का क्या रोल होता है, कितना कीचड़ होना चाहिए, कितनी खाद होनी चाहिए, कब कब पानी देना है और कैसे उसका संरक्षण करना है। तो नानी से, टीचर से और अपने माली काका से एक चीज मैंने अपनी, एक समझ लीजिए ये मेरे 3 गुरु थे उस समय के, और इनसे हमने गुरु दक्षिणा जो ली वो ये कि जब तक पौधा 30 फुट का नहीं होता, जब तक पौधा 30 फुट का नहीं होता या उसकी उम्र 3 वर्ष की नहीं होती, उसका साथ नहीं छोड़ना। और उसका साइंटिफिक कारण था। आज भी, वैसे उस समय भी, बकरी, गाय, भैंस सबसे पहले आती हैं और पत्ते खा जाती हैं। ठीक है। या तो आपके पास उतनी बुकत हो कि उतनी रिसोर्सेज हो, उतना पैसा हो कि आप हर पौधे के ऊपर ट्री गार्ड लगा सकें, लोहे का या बांस का या जैसे भी, या फेंसिंग कर पाए। अब वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो उन्होंने ये भी सिखाया कि कौन कौन सी स्पीसीज आपको लगानी चाहिए जिससे बकरी ना खाए, कौन सी ऐसी स्पीसीज लगाओ जिसमें भैंस या गाय उसको मुंह ना मारे, और अगर आप लगाओ भी तो किस जगह पे लगाओ, किस पोजीशन पे लगाओ, कैसे आसपास जो है आप झाड़ी लगाइए, वज्रगुंती का लगाइए, मेहंदी लगाइए, करौंदा लगाइए, कुछ और चीजें लगाओ जिससे कि वो पौधा दिखाई ना दे। और जब वो बड़ा हो जाए, वो 8 फुट का हो जाए, 10 फुट का हो जाए, तब दिखाई दे। और इस तरह से लगाओ कि जब तक वो 12 या 14 फुट का नहीं हो जाता, ताकि एक खड़ी हुई बकरी या गाय की जो गर्दन है या भैंस की जो गर्दन है वो उसके पत्तों तक ना पहुंच पाए। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां। तो बात सिर्फ लगाने की थी नहीं, बात उसको बचाने की भी थी। तो ये जो पूरी पूरी 44 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो वो इस बिना पे ही रहा कि पौधे को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वो तो कोई भी लगा सकता है ना, कोई भी पौधा लगा सकता है, बच्चा भी लगा सकता है पौधा, लेकिन उसको 3 साल तक जिंदा रखना और उसको 30 फुट तक लेकर जाना और फिर उसको प्रार्थना करके राम राम करना कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब तुम्हारी जड़ें फैल चुकी हैं, अब तुम अपना पानी खुद कर सकते हो और अब तुम अपना इंडिपेंडेंट हो, उसको छोड़ के जा सकते हो। तो इसके लिए हमने संगठन का पूरा साथ लिया, जैसे कि हमने छोटे छोटे इको क्लब्स बनाए। गिव मी ट्रीज जो था, गिव मी ट्रीज हमारा इको क्लब था, यही जो हमने जनवरी 77 में बनाया। इसी को बढ़ाते हुए स्कूल में क्लब बनाए, नेबरहुड में क्लब बनाए, कॉलोनियों में क्लब बनाए। अच्छा, अब एक और बड़ी बात आई कि भाई इतने पेड़, पहले दिन मैंने 9 पेड़ लगाए, अगले दिन हमने 23 पेड़ लगाए, उससे अगले दिन सोमवार का दिन था, हमने 56 पेड़ लगाए। और उसके बाद फिर श्रृंखला शुरू हुई कि ऐसा लगता था कि अगर सेंचुरी नहीं मारी एक दिन में तो क्या मजा है। अच्छा, वहां की मिट्टी भी ऐसी थी, पानी, बारिश बहुत अच्छी होती थी पूना में, तो उतना भी डेंजर नहीं होता था कि पौधा सूख जाएगा जब तक उसकी बारी आएगी दोबारा, क्योंकि हफ्ते में 3 बार उसकी हम तेराई करते थे, हफ्ते में 3 बार उसको पानी देते थे और हर 3 महीने में 5 किलो खाद डालते थे। तो ये हम छोटी छोटी जो हमने अपने गुरुओं से ये चीज सीखी एट द एज ऑफ 11,
11 साल की उम्र में ये सब हमने चीजें सीखी। तो एक चीज तो पक्की थी कि हमने ये हुआ कि अब हम जो है केवल मतलब कम से कम 150 पौधा हम डेली लगाए, ये एक हमारा संकल्प था। और इसमें मेरे बहुत सारे मित्रों ने साथ दिया, क्योंकि इतने पौधों की देखभाल करनी, इतने पौधों की रक्षा करनी, इतने पौधों को बड़ा करना, खाद देना, रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि बहुत पौधे मर भी जाते हैं। 10-15% जो है नेचुरल कॉजेज से भी मर जाते हैं। कोई दीमक लग गई, किसी को कीड़ा लग गया, कोई बाई चांस कोई जानवर आ गया, या ह्यूमन एनक्रोचमेंट के कारण हुआ, ह्यूमन बींग्स ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, तो वो रिप्लेसमेंट भी होता था। तो ये करते 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 हम लोग थोड़ा संगठित होते गए, धीरे धीरे नेटवर्क बनते गए। जैसे आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स थे, तो वहां के जो हमारे अच्छे अच्छे दोस्त थे, जिनकी अपनी छोटी छोटी मंडलियां थी, अपनी अपनी गैंग्स थी। हॉकी गैंग होती थी एक, हमारी क्रिकेट की गैंग होती थी एक, हमारी साइकिल की बहुत बड़ी गैंग होती थी। हम 40-45 बच्चे थे जो साइकिल पे, हमने पूरा मराठवाड़ा, पूरा जो महाराष्ट्र का जो है वो साइकिलों पे किया, 1300 किलोमीटर। हम लोग बीड़, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, लातूर, हम लोग साइकिलों पे घूमते थे वहां पे। और कितनी उम्र हमारी, 11-12 साल के बच्चे थे हम लोग। तो लेकिन क्योंकि फौजी के बच्चे थे, और मेरे साथ के भी जो बच्चे थे वो भी फौजी के बच्चे थे, तो उनमें एक ये चीज रहती थी माँ बाप में कि अरे जाओ भाई एडवेंचर करो, जाओ जाओ निकलो। तो इतना कोई डर नहीं होता था हमें, है ना। जैसे एक डर बैठा होता है कि छोटे बच्चों को डराते हैं लोग कि नहीं ये मत करो वो मत करो, तो उस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड था कि इस तरह से। खैर बस ये हुआ। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आया हमारे सामने वो ये आया कि जब आपको इतने सारे पौधे चाहिए, इतने सारे चाहिए, तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है ना। तो जितनी पॉकेट मनी थी, फादर भी देते थे, मदर भी देते थे, नानी भी देती थी, दोस्त भी इकट्ठा कर देते थे। तो हम लोग जाके घंटियां मारते थे लोगों के कॉलोनियों में कि गिव मी ट्रीज, गिव मी ट्रीज। हम लोग ये नहीं कहते थे गिव अस मनी, हम गिव मी ट्रीज करके हम डोनेशन इकट्ठा करते थे। तो एक चीज हमारी नानी ने एक दिन हमें कहा, देखो बेटा, अगर तुम 40-45 प्रकार की स्पीसीज लगाओगे तो बहुत खर्चा होगा। तुम पहले तो सिंबॉलिकली एक फ्लैगशिप पौधे को पकड़ो, तुम एक पेड़ को पकड़ो या 2 पेड़ को पकड़ो। वो था पीपल। सबसे ज्यादा उस समय पीपल कट रहा था। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, हमारे सनातन का प्रतीक, हमारा जो माइथोलॉजिकली सबसे स्पिरिचुअली रिच पेड़ था, वो धीरे धीरे ओझल होता जा रहा था। वो शहरों से खत्म हो रहा था, आपके रूरल एरिया से खत्म हो रहा था, तालाबों से गायब हो रहा था, नदियों के किनारे से गायब हो रहा था। जो भी कारण रहा हो, जो भी कारण, डेवलपमेंट रहा हो, विकास रहा हो, मनुष्य रहा हो, हम उन चीजों में नेगेटिव बातों में नहीं जाना। हेलो बाबा जी, अच्छा जी ठीक है, क्षमा वाइंड चाहूंगी अप करें, वो आप बताइए, वाइंड अप हाँ करें। जी, अच्छा अच्छा चलिए, हाँ एक जी, हाँ मिनट। जी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जो है फिर पीपल की नर्सरियां लगानी शुरू की। हमारे पास इस समय भी तकरीबन 400 नर्सरीज हैं पीपल की, है ना। क्योंकि पीपल को जो है, जिस तरह से हम दीवारों से निकाल सके, किस तरह से हम बड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और मजेदार बात यह है, राष्ट्रीय वृक्ष होने के बावजूद बड़ को कोई लगाता नहीं है ना, कोई भी अथॉरिटी लगाती नहीं। जैसे आप नोएडा ले लो, कई जिलों के हमने अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटियों में भी देखा है, वहां सर्कुलर निकले होते हैं कि बड़ और पीपल नहीं लगेगा भैया, प्रॉपर्टी खराब होगी, है ना। तो हम अभी जो हमारा देखने का नजरिया है, जैसे ऋषिकेश जी ने कहा, जैसे गोपालाचार्य जी ने भी बहुत प्यार भरे शब्दों में इस चीज को कहा कि हम अभी भी वृक्षों की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए हैं। अभी भी हम उसको लकड़ी का एक टुकड़ा वैसे ही देखते हैं, है ना। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझनी, जो मैंने बचपन में समझी, कि अगर आपको 1000 चीजों की, 1000 प्रॉब्लम्स की उसकी सोल्यूशन ढूंढनी है, तो वो पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। आज जो हम प्लास्टिक की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, एयर वाटर सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी खत्म होने की बात करते हैं, नदियों में पानी, कभी बाढ़ आती है तो कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज की बात। आप कभी बैठ के ना, आखिरी बात कहूंगा, कभी बैठ के चिंतन कीजिए। ये चीजें हमें नानी सिखाती है।
हम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे इलाहाबाद में, तो हमारे आचार्य जी सिखाया करते थे, ये हमारे मालिक काका ने सिखाया, ये हमारी टीचर ने सिखाया। चिंतन करके देखिए, 1000 प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपकी डायबिटीज हो, चाहे आपका वेलनेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपका आपकी आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम हो, आपकी श्वास की प्रॉब्लम हो, पल्मोनरी स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, आपका डिप्रेशन हो, आपकी एंजाइटी हो, आपकी बाकी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू की चीजें हो, एग्रीकल्चर हो, फॉर हर चीज में वृक्षों का रोल है। और वृक्षों से निकली हुई हवा का, उसका मॉइस्चर, उसका टेम्परेचर और उसकी वाटर हार्वेस्टिंग कैपेबिलिटी, वृक्षों का इतना बड़ा रोल है। जैसे हमारी नानी कहती थी, पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण प्राण ऊर्जा है। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो फिर वो प्राण ऊर्जा के कारण ही है। अगर पत्ता नहीं है और अगर वृक्ष नहीं है, अगर आपके वन नहीं है, आपके जंगल नहीं है, तो फिर हम भी नहीं, फिर हम भी बैठ के यहाँ बात नहीं कर सकते। तो वृक्षों की, उसको प्रेम पूर्वक और उसको बड़े प्रेम से और उसको इतने एग्रेशन से कि हमें एनवायरमेंटल वॉरियर बनना है, हमने कोई वहां कुछ नहीं। ये जैसे रिकी के साहब ने बड़ी प्यारी आखिरी बात जो उन्होंने कही, वो मुझे बहुत प्यारी लगी, जो मेरा भी ये मानना है, जो भी करो प्रेम पूर्वक करो, कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, कन्फ्रंटेशन मत करो, प्रोटेस्ट मत करो, हर बात पे छोटी छोटी। तो हम एज इवन जो एक्टिविस्ट भी हैं, वो अपनी ऊर्जा जो है वो खराब कर देते हैं। उसको सिर्फ आप कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाओ, वृक्षों में लगाओ, तालाबों में लगाओ, बहुत काम है करने को, पर्यावरण का बहुत काम है करने का। और जब पर्यावरण के साथ आप काम करते हैं, आप एक योगी हो जाते हैं, आप एक योगी हो जाते हैं, है ना। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई साधना नहीं है। बस जाते जाते एक मेरा निवेदन है कि पीपल हमारे महाराज वृक्ष हैं और बड़ जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। प्लीज इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए आप सब लोग मिलके, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसके लिए प्लीज आप जरूर काम कीजिएगा।